नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत आस्था। मित्रों, हिंदी की श्रृंखला में हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने जाना कि वर्णों का परिचय कैसे क्या पढ़ेंगे, किस तथ्य को कैसे पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। अगर आपने नहीं देखा है भाग 1 को, तो भाग 1 जरूर देख लीजिएगा। इस भाग में आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वर्णमाला को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। उसका वर्गीकरण करके हम लोग पढ़ेंगे। वर्गीकरण करके एक एक तथ्य को अलग कर लेंगे और एक एक तथ्य का 1 बाय 1 करके बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला का वर्गीकरण कैसे क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्णमाला वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में 2 भाग हैं, 2 भेद हैं, आपने सबसे पहले जान ही लिया है। एक तो आपका स्वर है और दूसरा आपका व्यंजन है। इन 2 भागों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर को पढ़ेंगे और स्वर में किस किस तथ्य के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। उस तथ्यों को हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर स्वर को उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्वर को कालमान के आधार पर पढ़ेंगे। कालमान, काल मीन्स समय होता है, समय के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे स्वर के कितने प्रकार होते हैं। और उसके बाद हम लोग उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। उच्चारण मीन्स बोलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीभ प्रयोग के आधार पर। जीभ प्रयोग के आधार पर इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक तथ्यों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये है आपका जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर मुख विवर के आधार पर। और इसके बाद अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। मित्रों, ये सबसे अत्याधुनिक तरीका होगा पढ़ने का। इस प्रकार से हमने इन वर्णों को तथ्यों में बांटा है कि कोई भी तथ्य आपसे अधूरा नहीं रहेगा, कोई भी तथ्य आपसे छूटा नहीं रहेगा। सभी तथ्यों का अध्ययन ऐसे आप बारी बारी से कर लेंगे। स्वर का वर्गीकरण हमने प्रत्येक आधार पे आपके सामने लिख दिया है। प्रत्येक आधार पर हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर और उसके बाद कालमान के आधार पर। और इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, फिर जीभ प्रयोग के आधार पर और उसके बाद मुख विवर के आधार पर और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार हम लोग स्वर का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि व्यंजन को कितने प्रकारों से हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यंजन को सबसे पहले सामान्य आधार पर पढ़ेंगे, जो जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आए हैं बहुत पहले से। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सामान्य आधार पर, जो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। और मित्रों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन को उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यानी बोलने के आधार पर। आपने पहले भी पढ़ा होगा आसपास के तौर पर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद घोष के आधार पर पढ़ेंगे।
क्या होता है, घोष किसे कहते हैं, ये सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे घोष के आधार पर, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर, और लास्ट में हम लोग कुछ विशिष्ट वर्णों को देखेंगे, कुछ विशिष्ट वर्णों की जानकारी लेंगे। विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्णों के आधार पर, इतने आधारों पर हम लोग व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे, और इतने आधारों पर हम लोग स्वर वर्णों का अध्ययन करेंगे। तो ये एक तरीके से एक स्ट्रक्चर रहा, एक ढांचा रहा, एक प्रारूप रहा, एक फॉर्मेट रहा कि कैसे कैसे किस किस तथ्य को हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में वर्ण के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग स्वर का अध्ययन करेंगे, और स्वर का अध्ययन करते समय सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कालमान के आधार पर, फिर हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, और गीत प्रयोग के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, और अंतिम में स्वर को पढ़ेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। इसी प्रकार हम लोग व्यंजने पढ़ेंगे सामान्य आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और इसके बाद घोष के आधार पर, फिर प्राण के आधार पर, और अंतिम में कुछ विशिष्ट वर्णों के आधार पर, कुछ विशिष्ट वर्णों की जानकारी हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग वर्णमाला के एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्वर का अध्ययन करेंगे, और स्वर में इन दो आधारों को देखेंगे। स्वर के इन दो आधारों को देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर और कालमान के आधार पर। मित्रों इस प्रकार से हम प्रत्येक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर क्या होता है, कालमान के आधार पर स्वर क्या होता है, इसको देखिए जरा सा ध्यान से। देखिएगा, वर्ण को हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं स्वर शब्द के ऊपर। स्वर की परिभाषा बहुत आपने पढ़ी होगी। ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, उसे ही स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण ऐसा होता है जो अकेले स्वयं उस वर्ण को हम बोल सकते हैं, उसको उच्चारित करने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वर की परिभाषा है। और स्वर को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, और इसके बाद कालमान के आधार पर। इतना उत्पत्ति शब्द पे ध्यान दीजिए। उत्पत्ति मीन्स होता है जिसका जन्म हुआ हो, उत्पत्ति हुई हो, वो पैदा हुआ हो, ये इसका अर्थ होता है। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति के तौर पर जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, मूल स्वर। तो मूल स्वर में आपके वही स्वर हैं जो सबसे पहले बने हैं। उसमें आपका आ है, आ में छोटा आ, इसके बाद ई है, इसके बाद छोटा ऊ है आपका, और फिर री है। इतना मूल स्वर जो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो आप देख सकते हैं, 4 है। उसमें आ है, ई है, ऊ है, री है। ये 4 अक्षर हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो संख्या 4 है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या 4 है। ये आपने देखा स्वर में उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों को। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है संधि स्वर, वो है संधि स्वर।
मित्रों, व्याकरणाचार्यों ने, शिक्षाविदों ने इन मूल अक्षरों का सहारा लेकर कुछ नए अक्षरों का निर्माण किया है, कुछ नए अक्षर बना दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने छोटा आ में एक छोटा आ को और जोड़ दिया और इस प्रकार उन्होंने बना लिया बड़ा आ। क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि इस स्वर को बोलने की जरूरत ज़्यादा समय तक पड़ी, ज़्यादा समय तक इस स्वर को बोलना पड़ा और ज़्यादा समय तक बोलने के लिए ही दोनों को जोड़ करके एक बड़ा आ बना दिया गया। इसी प्रकार छोटी ई में छोटी ई को जोड़ दिया तो आपका एक नया अक्षर बन गया बड़ी ई। और इसी प्रकार छोटा ऊ में छोटा ऊ को जोड़ दिया तो आपका एक नया अक्षर बन गया बड़ा ऊ। और अंतिम में अगर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाना चाहिए था री में री जोड़कर एक बड़ी री बनाना, लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में री और री को जोड़कर बड़ी री नहीं बनाया गया है। हाँ, संस्कृत में जरूर बनाया गया है। संस्कृत में जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा हाँ बड़ी री है, उसमें एक अक्षर री भी है। लेकिन हिंदी में ये बड़ी री नहीं है, हिंदी में एक ही री है जिसको आप चाहे छोटी री कह सकते हैं चाहे केवल री कह सकते हैं। तो इस प्रकार री को नहीं बनाया गया है। हाँ, 3 अक्षरों को शिक्षाविदों ने, व्याकरणाचार्यों ने आपस में जोड़ करके एक नया अक्षर बनाया है। और ऐसे अक्षरों को, ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहा गया है। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, और आप देख रहे हैं कि 2 अक्षरों को एक में जब जोड़ दिया जाएगा तो एक से तो बड़ा हो ही जाएगा। आप जब एक अक्षर में एक और अक्षर जोड़ेंगे तो इस अक्षर से तो ये बड़ा हो ही जाएगा, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर का नाम दे दिया गया। हाँ, इसमें री को शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदी में री नहीं है। आपको ये 3 ही अक्षर मिलेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो संख्या 3 है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे दीर्घ स्वरों के अंतर्गत कुछ और स्वरों को शामिल किया गया है तो संख्या और बढ़ती है, लेकिन अभी मूल रूप से दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो 3 है। आगे ये बढ़ते हैं। तो इतना अक्षर बनाने के बाद शिक्षाविदों का कार्य संपूर्ण रूप से नहीं हो सका। उन्होंने कुछ और अक्षरों का निर्माण किया, कुछ और विशिष्ट अक्षरों को बनाया। उसमें उन्होंने सबसे पहले आ के बाद ई को जोड़ दिया तो बन गया ए। आ और ई को जोड़ा तो एक नया अक्षर बन गया ए। इसके बाद उन्होंने आ के बाद ऊ को जोड़ दिया तो बन गया ओ, एक नया अक्षर बन गया। और इसी प्रकार आ के बाद ए को जोड़ा, आ के बाद ए को जोड़ा तो बन गया ए। और आ के बाद ओ को जोड़ा तो बन गया औ। आपने देखा कि सबसे पहले जोड़ के जिन अक्षरों को शिक्षाविदों ने बनाया था उन अक्षरों को ही आ में बाद में बारी बारी से जोड़ दिया तो फिर एक नया अक्षर बनता चला गया। गुण संधि में ये सब आप पढ़ेंगे, इन्हीं का कमाल है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 अक्षर और नए बन गए। संधि स्वर के अंतर्गत 4 अक्षर और नए। संधि मीन्स होता है जोड़ देना, 2 को मिला देना। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि 2-2 अक्षरों को मिला करके या फिर 2-2 अक्षरों की संधि करके एक नया अक्षर बनाया जा रहा है, इसीलिए इनको संधि स्वर कहते हैं। यूपी टेट में आपका क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि स्वर है? शांत स्वर है। तो यही सब आपके संधि स्वर है, शांत स्वर है। तो इसमें आपने देखा कि मूल रूप से जो संधि स्वर आपके बनाए गए 2-2 अक्षरों को जोड़कर एक दीर्घ बनाया गया, फिर जो बना है उस नए अक्षर को आ में जोड़ करके एक नया अक्षर बना दिया गया। इस प्रकार इनको संयुक्त स्वर का नाम भी दिया जाता है। ये आपके संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। ये 3 जो नया सबसे पहले बना इसको दीर्घ स्वर कहा गया।
और इस नए को जोड़ करके जो नया शब्द बना उसको संयुक्त स्वर कहा गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षाविदों ने कुछ अक्षरों को जोड़कर दीर्घ अक्षरों का निर्माण किया, फिर उन दीर्घ अक्षरों को आ से जोड़ करके संयुक्त अक्षरों का निर्माण किया। अब देखिए एक काम की बात सुन लीजिए। देखिए ये जो संयुक्त स्वर हैं, जी हाँ, ये जो संयुक्त स्वर हैं इनको भी दीर्घ स्वर की ही श्रेणी में रखा जाता है। इनको भी दीर्घ स्वर माना जाता है। कहीं पर भी आ रहेगा, औ रहेगा, ए रहेगा, ओ रहेगा, इसको भी दीर्घ स्वर ही माना जाएगा। आपने छंद में देखा होगा, छंद में इनके ऊपर दीर्घ का निशान लगता है, 2 मात्रा गिनी जाती है। इनके ऊपर भी दीर्घ का निशान लगता है और 2 मात्रा गिनी जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ नए अक्षरों का निर्माण हुआ और कुछ मूल स्वर हैं उनको भी आपने देखा। इस मूल स्वर के साथ इस मूल स्वर को जोड़कर एक नए अक्षरों का जब निर्माण किया गया तो उन्हें दीर्घ स्वर कहा गया, और दीर्घ स्वरों को जोड़ करके जब एक नए अक्षर का निर्माण किया गया तो उन्हें संयुक्त स्वर कहा गया। तो इस प्रकार ये दोनों तथ्यों का आपने अध्ययन किया। इस वीडियो में आपने उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, उसका अध्ययन कर लिया। इस वीडियो में अभी इतना ही, शेष बातें अगले वीडियो में होंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। तभी इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।